हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हमारा जाओची अपने रूम से रात के वक्त बाहर निकल आता और कहता है, शादी से पहले मैं अच्छा वाला बिस्तर के ऊपर सोया करता था, अब जबकि मेरी शादी हुई है मुझे ठंडे फर्श के ऊपर सोना पड़ रहा है। इससे अच्छा ये तो मैं शादी करता ही ना। मेरे पास कल्टीवेशन की पावर होती तो मैं अपनी वाइफ को जबरदस्ती बिस्तर के ऊपर गिरा लेता और वो सब कुछ करता जो एक पति पत्नी के साथ करता है। पर अफसोस मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो कल्टीवेशन की पावर भी नहीं है और उसकी पावर्स मुझसे ज्यादा है, मैं उसके साथ ये भी नहीं कर सकता। जाओची कहता है, तो क्या मेरी मेडियन सारी जिंदगी ऐसी ही रहने वाली है, क्या मैं दोबारा कल्टीवेट नहीं कर पाऊंगा। इसी वक्त उसके हाथ के ऊपर जो हिमनली पॉइजन बीड होता है वो चमकना शुरू हो जाता है। जाओची कहता है, लास्ट टाइम मेरी पुरानी लाइफ में हिमनली पॉइजन बीड टोटल 6 बार चमका था और जब भी ये चमका था तब मुझे स्पेशल ट्रेजर्स मिला करते थे। अब ये यहाँ पर चमक रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई स्पेशल ट्रेजर मुझे मिलने वाला है। अपने हिमनली पॉइजनस बीड की लाइट को ट्रैक करता हुआ सामने की तरफ चला जाता है। वो अपने गार्डन में जाता है। वो गार्डन में जाकर ग्रास के पास बैठ जाता है। वहाँ पर घास के अंदर वो कुछ ढूंढ रहा होता है क्योंकि वहीं पर उसकी लोकेशन दिखाई जा रही होती है। अपने हाथ की तरफ देखता और कहता है, हिमनली पॉइजनस बीड तो यहीं पर चमक रहा है, इसकी लोकेशन गलत कैसे हो सकती है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो किसी न किसी ट्रेजर को होना चाहिए था। जाओची अपने हाथ से निकलने वाली लाइट को वहाँ पर उस घास के ऊपर डालता है। जैसे वो उस घास के ऊपर अपनी लाइट को डालता है तो वहाँ पर नीचे से कुछ घास चमकना शुरू हो जाती है। जाओची उस घास को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हिमनली पॉइजनस बीड की लाइट के अंदर शो हो रही है, जबकि वैसे ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। ये तो एक बहुत ही स्पेशल ट्रेजर है, इसको हिडन स्टार हर्ब कहा जाता है। यहाँ पर तो इसके 2 पौधे हैं, एक पौधा भी इसका बहुत ज्यादा महंगा और बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन मेरे हाथ में 2 लग गए हैं। अपनी पिछली लाइफ में मैं पूरे 24 साल में सिर्फ एक ही पौधे को देख पाया था और यहाँ पर मैंने एक साथ 2 को देख लिया। जाओची कहता है, ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रेजर है, ये एक ऐसा ट्रेजर है जिसको हासिल करने के लिए एक इंसान दूसरे की जान भी ले सकता है। किसी ने यहाँ पर इसको मेरे हाथ में देख लिया वो तो जरूरी मुझे मार डालेगा। जल्दी से इसे मैं अपने हिमनली पॉइजनस बीड की स्टोरेज स्पेस में रख लेता हूँ और उसे अपने हाथ के अंदर रख लेता है। इसी वक्त उसे वहाँ पर कुछ और महसूस होता है। साइड पर देखता और कहता, अब यहाँ पर और क्या है, क्या ये ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कोई और ट्रेजर भी है। लेकिन मेरा हिमनली पॉइजनस बीड तो चमक नहीं रहा, तो फिर यहाँ पर एक और ट्रेजर कैसे हो सकता है। वो आगे बढ़ता है तो वहाँ पर एक लड़की पड़ी होती है। वो लड़की वहाँ पर बेहोश होती है, फटे फुटे कपड़ों में वो बेहोश लड़की वहाँ पर पड़ी होती है। पर क्योंकि काफी अंधेरा होता है, जाओची कहता है, लगता है कि वहाँ पर कोई इंसान है, कि ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये कोई डेड बॉडी है या फिर यहाँ पर कोई बेहोश है। जैसे वो उसके करीब पहुँचता है तो वो कहता है, ये तो एक लड़की है और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो उस लड़की की उम्र हमारे जाओची से थोड़ी कम होती है, इसी वजह से वो उसे लिटिल गर्ल कहता है। वो उसे कहता है, लिटिल गर्ल तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। तो उसकी गाल को उंगली से टच करता है लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं आता। फिर वो अपने हाथ की मदद से उसकी गाल के ऊपर पिंच करता है। जैसे वो उसे पिंच करता है इसी वक्त उसके हाथ के ऊपर काफी सारा पॉइजन चढ़ जाता है। कुछ इस बात से बहुत सा हैरान होता है और अपने हाथ को जल्दी से पीछे की तरफ खींच लेता है और साथ साथ ही वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। वो अपनी हिमनली पॉइजनस बीड को यूज करते हुए अपनी बॉडी से उस पॉइजन को निकाल रहा होता है। वो वाला पॉइजन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जाओची कहता है, इस लड़की की बॉडी के अंदर तो बहुत ही टेरिफाइंग पॉइजन है, सिर्फ इसको टच किया और मेरी बॉडी के अंदर ये पॉइजन चला गया। अगर मेरे पास हिमनली पॉइजनस बीड नहीं होता तो मैं तो अब तक मर चुका होता। जाओची अपनी बॉडी से हिमनली पॉइजनस बीड की मदद से सारे पॉइजन को निकाल देता है। उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है, कहता है, ये लड़की कौन हो सकती है और इसको पॉइजन किसने दिया। पर से ये वाला पॉइजन बहुत ज्यादा स्पेशल और टेरिफाइंग है, पता नहीं ये पॉइजन किसने बनाया है। वहाँ पर अपने हाथ की तरफ ही देख रहा होता है। किसी वक्त वो लड़की उठती है और उसकी उंगली को पकड़ लेती है, उठकर बैठ जाती है। जाओची से कहती है, क्या वाकई में तुम्हारे पास हिमनली पॉइजनस बीड है। जाओची हैरान होकर उसे कहता है, क्या तुम्हें हिमनली पॉइजनस बीड के बारे में पता है। छोटी लड़की ने उसकी उंगली को पकड़ा होता है, वो उसकी उंगली के ऊपर बाइट करती है और उसका ब्लड पीना शुरू कर देती है। जाओची चिल्लाकर उसे कहता है, छोटी लड़की ये तुम क्या कर रही हो, तुम मेरा ब्लड क्यों पी रही हो। साथ ही उसे झटका देता है और पीछे की तरफ गिरा देता है। जैसे वो उसे पीछे की तरफ झटका देता है वहाँ पर धुआं निकलता है और सिर्फ उसके कपड़े वहाँ पर रह जाते हैं, जबकि वो लड़की उसकी हिमनली पॉइजनस बीड के अंदर चली जाती है। कुछ इस बात से बहुत हैरान होता है और कहता है, वो लड़की तो डिसअपियर होगी, वो तो मेरी स्टोरेज स्पेस के अंदर चली गई है। तो हमारा जाओची वहीं पर अपनी स्टोरेज स्पेस के अंदर देखता है। वो अपने माइंड को उसके अंदर ले जाता है और कहता है, चलो देखते हैं कि वो कहाँ पर गई। तो वो अपनी स्टोरेज स्पेस के अंदर जाता है तो वो लड़की उसकी स्टोरेज स्पेस के अंदर ही होती है और अपने आप को हील कर रही होती है। जाओची कहता है, इसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पॉइजन है और ये मेरी स्पेस के अंदर आकर हिमनली पॉइजनस बीड को यूज करते हुए अपनी बॉडी से पॉइजन को निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये हिमनली पॉइजनस बीड तो मेरी बॉडी के साथ मिक्स हो चुका है, तो फिर ये मेरी बॉडी के अंदर कैसे आ गई। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इस लड़की ने मेरा ब्लड पिया है, इसी वजह से ये मेरी बॉडी के अंदर मेरी स्टोरेज स्पेस के अंदर आ सकी है। जाओची जब उसकी तरफ देखता है तो क्योंकि उस लड़की के कपड़े तो बाहर ही रह गए थे, वो उसको देखकर अति शर्मा भी रहा होता है। अपने हाथ को आगे बढ़ाता और कहता है, मुझे इस लड़की को अपनी स्पेस में नहीं रखना, तो सबसे पहले इसे यहाँ से बाहर निकालते हैं। मैं इसे अपनी स्टोरेज स्पेस के अंदर फ्री में तो रहने नहीं दे सकता, चलो पहले इससे अपनी कीमत वसूलते हैं। लेकिन साथ ही वो अपने हाथ को पकड़ लेता और कहता है, नहीं मैं इसके साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता, ये तो मुझसे छोटी है, ये एक बच्ची है, अगर मुझे इसके साथ कुछ करना
करना ही है तो पहले इसे स्पेस में रहने देते हैं। 2 साल के बाद जब ये बड़ी हो जाएगी फिर इससे कीमत वसूलेंगे। जाओची वहाँ से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद जाओची कहता है तो बस उसकी आइडेंटिटी चेक करने वाला था, अब मैं इतना भी डरकी इंसान नहीं हूँ। एक छोटी बच्ची को टच करूँ। उसी वक्त उसकी आंटी पीछे से आ जाती है और उसे कहती है जाओची तुम यहाँ पर किसकी बॉडी को टच करने की बात कर रहे हो। जाओची काफी ज्यादा घबरा जाता है और आंटी से कहता आंटी नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो किसी को भी टच करने की बात नहीं कर रहा। आंटी उसे कहती है तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपने रूम में होना चाहिए था, आज तो तुम्हारी शादी की पहली रात है। जाओची उसे कहता है मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसी वजह से मैं आसमान पर तारे देखने के लिए चला आया। मुझे सोच रहा होता अब मैं अपनी आंटी को इस बारे में नहीं बता सकता कि शादी की पहली रात मेरी बीवी ने मुझे किक मारकर बाहर फेंक दिया, वरना यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। जाओची आंटी से कहता है आंटी लगता है कि तुम भी मेरे लिए काफी ज्यादा परेशान थी, इसी वजह से तुम मुझे देखने के लिए यहाँ पर आई हो, तुम सो भी नहीं पा रही। उसे कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी यहाँ पर तारे देखने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। साथ ही आंटी अपने आप में सोच रही होती है तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे यहाँ पर नींद आएगी, मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जाओची आंटी का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है चलो ठीक है फिर अपनी पुरानी जगह पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर दोनों एक साथ बैठकर तारे देखते हैं। तो दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। जाओची आंटी से कहता है हम लोग एक लंबे अरसे के बाद यहाँ पर इस दरख्त के नीचे बैठकर आसमान की तरफ देख रहे हैं, काफी वक्त गुजर चुका है। आंटी उसे कहती है मुझे सर्दियों की वो रात आज भी याद है, हम दोनों एक साथ बाहर आकर बैठ गए थे और आसमान की तरफ देख रहे थे और वहीं पर बैठे बैठे हम दोनों को नींद आ गई। हमें ये बात भी याद नहीं रही कि उस रात बर्फ पड़नी थी और पूरी रात वहाँ पर बर्फ पड़ती रही और सुबह के वहाँ पर छोटे छोटे तो स्नोमैन बन गए थे और ग्रैंडपा वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। उसके बाद हमें पूरे 2 दिन लगे उस ठंड से बचने के लिए, हम पूरे 2 दिन तक आग के सामने बैठे रहे, आग को सेकते रहे। जाओची उसे कहता हाँ मुझे याद है और हमें बहुत ही कड़वा सा सूप भी पीना पड़ा था, वो भी पूरे 2 दिन तक। तो यहाँ पर जब ये दोनों आपस में हंस कर बातें कर रही होती हैं तो यहीं पर इनके इमोशंस आगे बढ़ जाते हैं। जाओची आगे बढ़ता है और आंटी के करीब हो जाता है और उसे कहता है आंटी तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। वो उसके मुंह पे हाथ रखती है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, जब हम छोटे बच्चे थे तब हम ये सब कुछ कर सकते थे लेकिन अब हम लोग बड़े हो गए हैं, अब हम ये नहीं कर सकते और अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है। जाओची उसे कहता है लेकिन आंटी मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। आंटी उसे कहती है अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगी। जाओची उसे कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ लेकिन तुम तो मेरी आंटी हो, मैं आंटी के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ। आंटी भी उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है, जल्दी से अपने आसपास देखती है कि कहीं किसी ने उसकी बात को सुन तो नहीं लिया। जाओची उसे कहता है आंटी तुम इतनी परेशान क्यों और आसपास क्यों देख रही हो। आंटी उसे कहती है तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम इस तरह की बात कैसे कर सकती हो, तुम किसी और लड़की से शादी करने की बात करना भी मत। किंगजू ने जो बात सुन ली तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। जाओची चिल्लाकर उसे कहता है मुझे जिया किंग से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, किंगजू अगर ये बात सुन भी लेती है तो मुझे इसका जरा भी डर नहीं है। अगर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो मैं ये बात उसके सामने भी कह सकता हूँ, मैं तो शुरुआत से ही किंगजू के साथ शादी नहीं करना चाहता था, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो। आंटी उसे कहती है तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो लेकिन अब ये सब कुछ नहीं हो सकता। जाओची उसे कहता है ठीक है अब इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आंटी उसे कहती है तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ और मैं तुम्हारी कितनी ज्यादा केयर करती हूँ, हम दोनों की शादी नहीं हो सकती क्योंकि हम दोनों का रिश्ता अलग है, लेकिन मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे लिए इतना ही काफी है। वो वहीं पर उसकी गोद में सर रखकर सो जाती है। वो दोनों वहीं पर पेड़ के नीचे सो जाते हैं। तो रात जब गहरी हो जाती है जो वहाँ पर जाओची को कंबल देने के लिए आती है, वो जब उन दोनों को वहाँ पर सोया हुआ देखती है तो वो उन दोनों के ऊपर कंबल देकर वापस चली जाती है। आगे वक्त जाओची जब अपनी आंख खोलता है तो वो नीचे की तरफ देखता है कि उन दोनों के ऊपर किसी ने कंबल दिया हुआ। वो कहता है ये कंबल तो मेरे ही रूम का है, लेकिन मेरे रूम का कंबल यहाँ पर क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किंगजू मुझे कंबल देने के लिए आई थी और उसने हम दोनों को यहाँ पर एक साथ देख लिया लेकिन फिर भी वो मेरे ऊपर कंबल देकर चली गई है। का मतलब तो यह कि मेरी बीवी बहुत ज्यादा अच्छी है और उसने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। तो अब जबकि सुबह हो चुकी है तो सुबह के वक्त पैट्रियार्च के रूम का भी एक सीन दिखाया जाता है। पैट्रियार्च के रूम के बाहर एक लड़का अपने हाथ में एक नोट लेकर भागता हुआ आता है और पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च जल्दी से यहाँ पर आओ, एक बुरी खबर है। पैट्रियार्च उसे कहते हैं क्या हुआ, चलो जल्दी से बताओ, इतनी सुबह सुबह कौन सी बुरी खबर है। लड़का पैट्रियार्च से कहता है जाओ सेक्टर की तरफ से हमारे लिए एक समन आया है। पैट्रियार्च भी जाओ सेक्टर का नाम सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जाओ सेक्टर बहुत बड़ा है जबकि ये लोग जाओ क्लैन से हैं। जाओ क्लैन जाओ सेक्टर की एक बहुत ही छोटी सी ब्रांच है जो कि आगे जाके हमें पता चलेगा। पैट्रियार्च काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उस लड़के से कहते हैं जाओ जाकर सारे एल्डर्स को इकट्ठा करो, मीटिंग रूम में सभी मिलेंगे। नेक्स्ट सीन हमारे जाओची का दिखाया जाता है। जाओची रात बाहर सोने के बाद अपने रूम में वापस आ जाता है लेकिन वो बहुत ही धीरे से दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता है और डर रहा होता है कहीं किंगजू काफी ज्यादा गुस्सा ना हो। जैसे वो दरवाजे के करीब पहुंचता है किंगजू दरवाजा खोल देती है और कहती है तुम दरवाजे के बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि रात को तुम्हें वहाँ पर बहुत ही अच्छी नींद आई और तुम्हारा वापस रूम में आने का दिल नहीं कर रहा। जाओची उसे कहता है नहीं नहीं मुझे इतनी अच्छी भी नींद नहीं आई। साथ ही वो सोच रहा होता है इसे लगता है कि मुझे पेड़ के नीचे बहुत ही अच्छी नींद आई है क्योंकि मेरा बिस्तर तो इसने छीन लिया है। इसी वक्त जाओची को कुछ महसूस होता है,
वो जल्दी से आगे बढ़ता है और बेडशीट को वहीं पर खराब कर देता है। जल्दी से आगे बढ़कर किंग जू का हाथ पकड़ लेता है। किंग जू से कहती है, जाओची ये तुम क्या कर रहे हो? उसी वक्त उन्हें बाहर से ग्रैंडपा की आवाज आती है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, किंग जू क्या तुम अपने हस्बैंड को अभी भी जाओची कह रही हो? तुम्हें तो इसे हनी या हस्बैंड कहना चाहिए। किंग जू भी इस बात से काफी घबरा जाती है। ग्रैंडपा उनसे कहते हैं, तुम दोनों तो काफी जल्दी उठ गए। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 5 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।